हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम अध्याय 2 को कर रहे थे और हमारी पाठ्य पुस्तक थी समकालीन विश्व की राजनीति। उसमें हमने अध्याय 2 का नाम था सत्ता के समकालीन केंद्र। इसमें फर्स्ट वीडियो देख लिया है और जो सत्ता के समकालीन केंद्रों में हमने प्रमुख रूप से यूरोपीय संघ के बारे में जान लिया था। आज हम यूरोपीय संघ को करने के बाद यूरोपीय संघ से जुड़ी कुछ घटनाओं को देखेंगे छोटे से वीडियो में। और साथ ही आज हम इस वीडियो में जो सत्ता के समकालीन केंद्रों में दूसरे नंबर पे आसियान है उसके बारे में जानेंगे। आसियान की स्थापना गठन कब होता है, उसके उद्देश्य क्या रहता है, आसियान की प्रासंगिकता क्या है। तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बेटा कि ये जो चित्र दिख रहा है ये क्या है, आसियान का झंडा है। जिस प्रकार से यूरोपियन संघ का झंडा था उसी प्रकार से आसियान का भी ये झंडा है। और आसियान क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है जो प्रमुख रूप से आर्थिक क्षेत्रीय संगठन था, लेकिन इनका सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, इनका काफ़ी व्यापक क्षेत्र तक फैला हुआ क्षेत्र है जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिकता और सुरक्षा समुदाय इन आधार स्तंभ जो इसके हैं उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले जो आसियान है, इस आसियान के जो संस्थापक सदस्य है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है। इन्होंने क्या किया, 1967 में इन 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। इन सबको हम अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। पहले ये देख लो, आपके ये झंडा समझ में आ रहा होगा। इस झंडे के बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आसियान का ये प्रतीक चिन्ह में आपको दिखाई दे रखा कि धान की 10 वालियाँ है। कितनी वालियाँ है? 10 वालियाँ, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है। और आसियान का पूरा नाम भी क्या है बच्चों? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। तो ये जो 10 वालियाँ है ये 10 देशों को इंगित करती है। और वो 10 देश कौन से? दक्षिण पूर्व एशिया के देश जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। और जो इसके चारों ओर व्रत है, ये व्रत क्या दर्शाता है? ये आसियान की एकता का प्रतीक है। क्या है? आसियान की एकता का प्रतीक है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में मानचित्र बड़ा दिया गया, लेकिन मैंने काट के थोड़ा उसी हिसाब से लिया है जिस हिसाब से आसियान के देश प्रमुख है। ये जो मानचित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये 10 के 10 देश है। ये फिलीपींस भी है और म्यांमार हो गया और थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ये सारे के सारे देश क्या है? आसियान के सदस्य देश है। और टोटल सदस्य देश कितने हैं? 10। 5 तो संस्थापक सदस्य देश है और 5 फिर बाद में बनते हैं। तो अभी देखा जाए तो आसियान देशों की संख्या कितनी है बच्चों? 10। कितनी है? 10, जो इस मानचित्र में आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, हम आसियान के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। तो यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा कि हमारे सत्ता के समकालीन केंद्र के अंतर्गत यूरोपीय संघ किया। अब हम आसियान को कर रहे हैं। आसियान को पूरी डिटेल में से करने से पहले थोड़ा हम यूरोपीय संघ के जो एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव के जो महत्वपूर्ण संदेह लिखी है उनको थोड़ा जान लेते हैं। और किताबों में आप अच्छी तरह से जितना याद हो सके उतना याद कर लेना। बाकी मैं इम्पोर्टेंट जो बन सकते हैं जो होगा वो मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों देखते हैं यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। सबसे पहले 1991 में
पश्चिमी यूरोप के 6 देश। पश्चिमी यूरोप के 6 देश कौन से? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके, कौन सी संधि पर? पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कब किया गया? 1951 में। कितने देशों ने मिलकर? 6 देशों ने। देश याद रह जाए तो ठीक है, अन्यथा आपको ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने कौन सी संधि? रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंतर्गत आपको यूरोपीय आर्थिक समुदाय इम्पोर्टेंट है। इसका गठन कब किया गया? 1957 में। और साथ में आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का 1957 में। आगे चलते हैं। 1973 की क्या घटना रहती है? 1973 में डेनमार्क और आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। आपको पता है कि ब्रिटेन अब इससे बाहर हो गया है, लेकिन सदस्यता कब ले ली थी? 1973 में। आगे चलते हैं। 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव होता है। फिर आगे चलते हैं हम 1981 में यूनान और ग्रीस यूरोपीय समुदाय की सदस्यता लेते हैं, यानी यूनान जो है उन्होंने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली 1981 में। 1985 की घटना है। सांगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना कि यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। किस संधि के थे? सांगेन संधि के थे। कब? 1985 में। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी और घटनाएं उनको और देख लेते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो जाते हैं। कब? 1986 में। आगे है 19 अक्टूबर 1990 जर्मनी का एकीकरण होता है। उसके बाद देखते हैं हम 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर दस्तखत होते हैं। ये ध्यान रखना। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर होते हैं और तभी यूरोपीय संघ अस्तित्व में आता है। इसके बाद की जाए तो 1993 की बात करें तो एकीकृत बाजार का गठन होता है। जनवरी 2002 का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई मुद्रा जो यूरो थी, यूरोपीय संघ की मुद्रा, उसके 12 सदस्य देशों ने इसको अपनाया था। कब? 2002। 2004 साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल है। ठीक है, जितने याद रह जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यूरोपीय संघ में शामिल किन्हीं 2 देश या 3 देश या 4 देश का नाम आपको याद रह जाए जो सरल पड़े, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये याद रह जाएंगे आपको। आगे है 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया ने भी यूरोपीय संघ में शामिल हुए और 2007 में स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया। 2009 की बात की जाए तो लिस्बन की संधि लागू होती है और 2012, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, यूरोपीय संघ को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलता है। कब? 2012 में। आगे चले 2013 का भी इम्पोर्टेंट है कि क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बनता है। ठीक है, और 2016 का भी थोड़ा ध्यान रखना, ब्रिटेन में जनमत संग्रह करवाया गया था, लेकिन ये यूरोपीय संघ से बाहर नहीं हुआ था, बाहर हो जाए उसके लिए जनमत संग्रह हुआ था। बाकी बाहर कब हुआ था बच्चों? 2020 में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तारीखें थी। अब अपने आसियान की ओर चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आसियान कहा जाता है। जैसे हमने बात कर ली, इसकी स्थापना अगस्त 1967 को होती है। इस क्षेत्र के 5 देश कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस,
सिंगापुर, थाईलैंड बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया इनको शामिल किया गया और टोटल सदस्य कितने हो गए? 10। ठीक है, यहाँ तक हमने जान लिया था। अब देखते हैं हम आसियान के मुख्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य है सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरा उद्देश्य है इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। तीसरा उद्देश्य है कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। अब देखते हैं बच्चों हम आसियान शैली क्या है। ये प्रश्न आता है आपका, तो ध्यान में रखना है कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण जो पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है, उसे ही हम आसियान शैली कहते हैं। आसियान शैली क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है कि आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। दूसरा था आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। ये थे आसियान के आधार स्तंभ। अब देखते हैं हम आसियान क्षेत्रीय मंच। ये भी एक प्रश्न आता है। 1994 आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसे कहते हैं ARF, मतलब आसियान रीजनल फोरम। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजी में पूछ ले तो भी आपको 1994 बताना है। बाकी हिंदी में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब होती है? 1994 में। क्यों होती है? क्योंकि इन देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए। अब देखते हैं बच्चों कि आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता क्या है। तो पहली उपयोगिता तो यह है कि आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। दूसरा जो इसकी उपयोगिता या प्रासंगिकता है वो ये है कि आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। तीसरी उपयोगिता है अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। चौथी है 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई है। पांचवा है भारत ने आसियान के 2 सदस्य देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। छठी उपयोगिता है भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। सातवीं उपयोगिता है आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। आठवां है ये एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। और नौवां जो महत्व है वो ये कि हाल में ही भारतीय प्रधानमंत्री ने
आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए तथा पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति यानी लुक जो ईस्ट पॉलिसी थी उसकी जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी कौन लाते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना प्रस्तुत है। इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। ठीक है बच्चों, तो ये आसियान आपके समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा और जान लो, 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। 2010 में क्या होता है? आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसकी स्थापना या व्यवस्था कब से लागू होती है? 2010 से। ये बच्चों ध्यान में रखना है थोड़ा सा। हमने आसियान को अच्छी तरह समझ लिया कि यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।